नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, आज प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। नमो ऐप से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री, वर्चुअल संबोधन होगा। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री का संवाद होगा। तो नमो ऐप के जरिए 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आने वाले हैं। तो बता दिए, बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। धर्मेंद्र चौबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, कितने बजे प्रधानमंत्री का इस संवाद होगा? कौन कौन लोग शामिल रहेंगे खासतौर से? देखिए, लगभग वर्चुअल संवाद से प्रधानमंत्री नमो ऐप जुड़ेंगे और इस पहले प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर समाज सेवी प्रबुद्ध जैनों से नमो ऐप के जरिए बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि अब 2022 है, उसके लिए का जो आयोजन होना है इलेक्शन कमीशन, तो उस आधार पर प्रधानमंत्री, चूंकि 2017 की जो चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री वाराणसी संसदीय क्षेत्र में आया था, 3 दिन प्रवास करके कार्यकर्ताओं से मिला और लोगों के घरों तक जाकर प्रधानमंत्री जो ट्यूनिंग होती है जुड़ने की, वो सीधा जुड़ने का एक उनका जो तरीका है वो लगातार बना रहता है। तो जो 2022 काफी अहम माना जा रहा है, ये प्रधानमंत्री वर्चुअल संवाद 11 बजे से प्रारंभ करेंगे। लगभग 10,000 वाराणसी की जनता, संसदीय क्षेत्र की जनता जुड़ेगी और वाराणसी की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड की हकीकत है, स्थिति क्या है, उसको जानने का लगातार करेंगे। क्योंकि स्थिति की जो स्थिति है काफी जा रही है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से खड़ी टक्कर देती है। इसको प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि कहीं न कहीं हमारे संसदीय क्षेत्र में किसी तरीके की चुप रह जाए। क्योंकि फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से ठीक से आवाज नहीं पहुंच पाई, और जितनी आवाज हम समझ पाए वो यही कहना चाह रहे हैं कि नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को जोश भरने की, उनको एक्टिव करने की, ट्यूनिंग भरने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से आज संवाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के 107 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी कर चुकी है। सोमवार को तीसरे और चौथे चरण की सीटों को लेकर दिल्ली में एक दौर की बैठक हुई। मंगलवार यानी आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नाम तय होंगे, जिन पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। तीसरे और चौथे चरणों में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा अवध क्षेत्र की सीटें भी शामिल हैं। पहली सूची की तर्ज पर ही तकरीबन 20% के आसपास ही टिकट बदले जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की अगली सूची बुधवार को जारी हो सकती है। पार्टी ने 75 साल पार वालों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पहले और दूसरे चरण की सीटों में राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल सहित कई उम्र दराज लोगों को टिकट नहीं दी गई। ये भी आपको बता दें कि अभी पहले चरण की अलीगढ़ सीट और दूसरे चरण की 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से बात करें, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उम्र दराज लोगों को नहीं दी जाएगी टिकट, तो क्या युवा जो है उनको साधने की कोशिश करती हुई नजर आएगी इस बार टिकट के माध्यम से? स्पर्श, आप तक आवाज पहुंच रही? स्पर्श, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो बता दें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के 107 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्पर्श, इस बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से उम्र दराज लोगों को टिकट नहीं, तो क्या युवाओं को समझें कि इस बार युवा जो है वो खासतौर से नजर आएंगे इस बार उम्मीदवार के तौर पर? भारत
स्पर्श से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पार्टी ने 75 साल पार वालों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पहले और दूसरे चरण की सीटों में राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, वरिष्ठ नेता रहे राजेश अग्रवाल सहित कई उम्र दराज लोगों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। ये भी आपको बता दें कि अभी पहले चरण की अलीगढ़ सीट और दूसरे चरण की 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। तो आज 11 बजे से दूसरे दौर की बैठक होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी और अब 11 बजे कोर ग्रुप की दूसरी बैठक होने जा रही है। आज का दिन यानी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नाम तय होंगे। स्पर्श शर्मा हमारे साथ फिर से दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से बात करें, आज नामों का ऐलान हो सकता है क्या, और इस बार युवाओं पर खासतौर से फोकस बीजेपी का? देखिए, आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बाकी चरणों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी, चाहे युवाओं को ज्यादा टिकट देने की बात हो या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला बनाया है कि जो भी मौजूदा सांसद हैं उनके परिवारजन को टिकट नहीं दी जाएगी, बशर्ते वो मौजूदा विधायक नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कल भी बैठक का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था और कल देर रात को जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिसमें अपना दल एस की बात करें और निषाद पार्टी की बात करें, तो उसके साथ भी चर्चा होती हुई नजर आई थी। ऐसे में गठबंधन को कितनी सीटें देनी है, किस तरीके से समीकरण साधने हैं, इन तमाम मसलों को लेकर आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर यह बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण देखे जाएंगे और सबसे बड़ा जो फैक्टर रहने वाला है वो विनेबिलिटी के तौर पर रहने वाला है। यानी भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, इसीलिए लगातार बैठकों का दौर या फिर कहें कि मैराथन बैठकों का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है और फूंक फूंक कर जो है कदम रखने की कोशिश जो है वो कर रही है बीजेपी। स्पर्श, पहली सूची की तर्ज पर अगर बात करें तो तकरीबन 20% के आसपास टिकट जो है वो बदले जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलाव जो है इस सूची में भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। जो नॉन परफॉर्मेंस वाले एमएलए हैं उनकी जो टिकट है वो आज जो है कटती हुई नजर आएगी। हालांकि पहले के मुकाबले पहले लगभग ऐसा कहा जा रहा था 30-35% के आसपास जो टिकट है वो आज जो है एमएलए की कटती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने जो छोड़ने की कवायद शुरू हुई थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। अब कुछ कम विधायकों के जो टिकट है वो कटते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन तमाम जो समीकरण है वो किस तरीके से रहेंगे इसी को देखते हुए जो है टिकट का बंटवारा होगा। और कल भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की और उसमें अंतिम मोहर जो है लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो तमाम समीकरण को ध्यान में रखकर इस बार बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती, कोई भी ऐसा नाम जो है वो नहीं लेना चाहती जिससे जो मुश्किलें हैं वो पार्टी की खड़ी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है, जहां यूपी में वर्चुअल प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। यूपी में वर्चुअल प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। आज यूपी की जनता से वर्चुअल प्रचार करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। शाम 4 बजे से लोगों से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 4 बजे लोगों से संवाद करती हुई नजर आएंगी। वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार एक तरह से कह सकते हैं यूपी का होने जा रहा है। तो शाम 4 बजे लोगों से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। उत्तर प्रदेश की जनता से वर्चुअल संवाद होगा, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस ने कहा था कि वर्चुअल ही संवाद होगा, क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सीधे तौर पर अब नहीं जुड़ रही है लोगों से, जनता से नहीं जुड़ रही है और अब वर्चुअल माध्यम से आज शाम 4 बजे का वो समय तय किया गया है जब संवाद करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नए मुद्दों और नए वादों के साथ मैदान में उतरी कांग्रेस चुनाव प्रचार को और धार देगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर गांव में कांग्रेस प्रतिज्ञा चौपाल लगाएगी। अपने पदाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस चौपाल में जनता से संवाद किया जाएगा। रोज 2-3 गांव में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कोविड-19 के कारण सभी बड़ी सभाओं का आयोजन स्थगित किया गया है, लेकिन छोटे कार्यक्रमों पर रोक नहीं है, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी गांव, मोहल्लों, वार्डों में प्रतिज्ञा चौपाल का आयोजन करेगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के राज्य,
जिला ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इन चौपालों में गांव के किसान, मजदूर, युवा और महिला सम्मिलित होंगी। वहीं प्रतिज्ञा चौपाल में गांव में कोविड को लेकर जागरूकता और सावधानी बरतने पर चर्चा की जाएगी। चौपाल में मास्क, आवश्यकतानुसार दवाएं भी बांटी जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की। तो हरक सिंह रावत को भाजपा से निकाले जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने कह दिया कि अगर हरक सिंह रावत अपनी कांग्रेस छोड़ने की गलती मान लेते हैं तो हम पार्टी में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। कई मुद्दों पर विचार करने के बाद पार्टी कोई निर्णय लेगी। बता दें आपको, हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। वहीं इस बीच हरीश रावत का ये बयान सामने आ गया, जिसके बाद अब ये दिलचस्प होगा देखना कि हरक सिंह रावत अपनी गलती मानेंगे या फिर नहीं। तो हरक सिंह रावत को भाजपा से निकालने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। तो गलती मानने के बाद पार्टी में उनका स्वागत होगा। वरिष्ठ नेता हरीश रावत का ये बड़ा बयान। बता दें, हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय इन दिनों बनी हुई हैं। देहरादून से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत काम्बोज जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात करें, हरक सिंह क्या अपनी गलती मानेंगे और गलती मानने के बाद कह रहे हैं कि पार्टी में स्वागत हो जाएगा। हरीश रावत का ये बड़ा बयान, अब क्या कुछ अपडेट आ रही है? दूसरी तरफ हरक सिंह रावत ये भी कहते हुए नजर आए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर जबरन जो है वो कार्रवाई हो रही है, लोग मुझसे जबरन बदला ले लेते हैं और पार्टी मुझसे बदला ले लेती है। बिल्कुल, अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए श्वेता, तो काफी असमंजस जैसी स्थिति में फंस चुके हैं। भाजपा उन्हें बर्खास्त कर चुकी है और कांग्रेस उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हरीश रावत सीधे तौर पर उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हरीश रावत का साफ तौर पर यह कहना है कि ये लोग वही हैं जिन्होंने 2016 में लोकतंत्र की हत्या की थी और कांग्रेस की चलती हुई सरकार गिराकर ये भाजपा में शामिल हुए थे। अब 5 साल इन्होंने भाजपा में सत्ता का सुख चाहा और उसके बाद अब जब इनको लग रहा है कि भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है तो ये सीधे तौर पर अब दौड़कर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में इनको एक तो पहले सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी, फिर तमाम तरह के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अगर वो चाहेंगे तब जाकर हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। तो इन्हीं चीजों को लेकर 2 दिन से हरक सिंह रावत दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि वो दोपहर तक हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो भी तब होगा जब हरीश रावत चाहेंगे या वो आला कमान उनको मनाने में तैयार हो जाता है। तो तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह की बातें हैं हरक सिंह रावत को लेकर। और जिस तरह का हरक सिंह रावत का इतिहास रहा है वो किसी भी दल में 5 साल से ज्यादा नहीं टिके हैं। तो ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस और दोनों ही दल अब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। तो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। हरक सिंह रावत ने भी कहा था कि मैं पार्टी नहीं बदलता हूं बल्कि लोग मुझे बदल देते हैं। मनगढ़ंत कहानी जो है वो बीजेपी बना रही है। तो अब क्या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी हरक सिंह रावत की? बिल्कुल, अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए या कल के उनके बयान पर नजर डाली जाए तो साफ तौर पर उनको भी इस बात का इल्म है कि कांग्रेस में उनकी इतनी जल्दी एंट्री नहीं हो सकती है। साफ तौर पर उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कांग्रेस से उनको टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, वरना वो बिना टिकट पे भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में उनकी जो एंट्री थी वो अभी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो पाई है उस बात को लेकर कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, उसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बात करें या नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बात करें, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके मन में है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस को ज्वाइन करे। लेकिन हरीश रावत की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कद है, चुनावी चेहरा है उत्तराखंड कांग्रेस का, वो नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस का हिस्सा बने। 2016 में हरीश रावत तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जिनकी सरकार गिराकर हरक सिंह रावत अपने कई विधायकों के साथ सीधे तौर पर भाजपा में शामिल हो चुके थे और अब हरक सिंह रावत ही वो चेहरा है जो वापसी कांग्रेस में करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत चाहेंगे कि हरीश सीधे तौर पर हरक सिंह रावत सार्वजनिक मंच पर आकर पहले माफी मांगे, जो लोकतंत्र की हत्या 2016 में उनकी तरफ से की गई है उसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, उसके बाद ही हरीश रावत अगला कदम उठाने को तैयार होंगे। बिल्कुल, तो अब हरक सिंह रावत पहले कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी में आए। अब बीजेपी से भी पार्टी 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर चुकी है। उसके बाद अब क्या वापसी इनकी होती है, घर वापसी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित मंत्री हरक सिंह रावत ने जनता टीवी से खास बातचीत की। हरक सिंह रावत ने यह कहा कि मुझे खुद मालूम नहीं कि पार्टी ने मुझ पर क्यों कार्रवाई की, मेरे ऊपर गलत कार्रवाई की गई है। हरक सिंह रावत ने यह कहा कि आगे जो भी कदम उठाऊंगा उत्तराखंड की भलाई को ध्यान में रखते हुए उठाऊंगा। कांग्रेस नेताओं से बातचीत करूंगा। कांग्रेस में मैं जबरदस्ती शामिल नहीं हो सकता। पार्टी अगर चाहेगी तो मैं शामिल हो जाऊंगा। मैंने बीजेपी में 2 टिकट मांगे थे। हरक सिंह रावत से खास तौर से बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। हरक सिंह रावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बीजेपी से निष्कासित है और मंत्रिमंडल से भी जो है फिलहाल बाहर किया गया है। सर, आपको लेकर लगातार खबरें देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी फोटो जो है वायरल हुई। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि इस तरीके का फैसला जो है बीजेपी को लेना पड़ गया? मुझे खुद नहीं मालूम है कि बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया, लेकिन जो भी लिया गलत लिया। क्योंकि अगर मुझे भाजपा छोड़नी होती तो मैं कोई रोक थोड़ी सकता था और मैं कह देता हमेशा जैसे कि भाई आप धन्यवाद आपका, अब मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं या जो भी। लेकिन क्योंकि कोई दूर दूर तक ये बात ही नहीं थी। सोशल मीडिया चलाता था। अब माना मैं मेडिकल कॉलेज लड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उसके इसका मतलब थोड़ी कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन उनका अपना डर था, क्योंकि यूपी में बहुत सारे लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो ये इनको डर सताने लगा और इनको ये लगा कि जैसे वो नहीं होता कि चूहे बिल्ली का खेल, कि पहले हम पहले हटा देंगे। इससे पहले हरक सिंह पार्टी छोड़े, हमने हटा दिया। अब उन्हें क्या मालूम कि मैं छोड़ ही नहीं रहा था, तुमने गलती कर दी। लेकिन सर, अब अगला कदम आपकी तरफ से क्या रहेगा? प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि इतना बड़ा लीडर है, आगे अब आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखो, मैं बड़ा लीडर कहीं नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटे घर से निकला हूँ। मेरे बाप सिपाही था। बहुत मैं सोचता हूँ कि उन क्राइसिस में हमने पढ़ाई लिखाई करी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कोई जो भी करूंगा बहुत अच्छा करूंगा, उत्तराखंड के लिए करूंगा। भगवान करे बहुत अच्छा हो उत्तराखंड में, और उस अच्छाई के लिए हम भी भागीदारी बने, उस अच्छाई में हम भी सम्मिलित हो जाए। सीधा सवाल सर, क्या कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चल रही है? नहीं, अभी नहीं बातचीत हुई है। बातचीत करूंगा क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। रात को एक घटना हुई, उसके बाद सुबह से मीडिया के लोग इतने आ गए कि मुझे किससे बात करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन पिछले दिनों हरीश रावत का बयान था सर कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है वापसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं असमंजस है। अब देखिए, उन्होंने कब वो बयान दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो पार्टी तो तय करेगी। अगर वो कांग्रेस चाहेगी तो जबरदस्ती तो मैं जा नहीं सकता कोई। अब मुझे ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वो है कि जाना ही जाना है। अगर पार्टी चाहेगी कि भाई मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ, उनकी लड़ाई में मेरा कुछ सहयोग बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता तो ठीक है। सर, ये सब इसलिए निकाला गया, ऐसे ही कहा जा रहा है कि आप जो पुत्र वधू है उसके लिए टिकट जो है आप चाह रहे थे। कांग्रेस की भी एक सर प्लानिंग है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को जो है टिकट देना है, किस तरीके से देना? देखिए, मैंने भाजपा में भी 2 टिकट नहीं मांगे। मैं भाजपा ने पहले कहा केदारनाथ लड़ लो, मैंने कहा ठीक है लड़ लूंगा, मैंने मना किया था। फिर मैंने कहा भाई अगर अनुकृति को आपको लगता है लहसुन से चुनाव जीत सकती है और आप टिकट बदल रहे हो पार्टी के जो सीटिंग विधायक है, तो एक बार विचार कर लो। तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैंने कहा। ये मैंने उनको भी कहा था। ये मैंने कहा कि मैं कौन कह रहा है कि 2 टिकट मैंने मांगी? ये तो जरा कोई कह दे मुझसे कि मैंने 2 टिकट मांगे, आंख मिला के मुझसे कहते कि मैंने 2 टिकट मांगे। मतलब कोई झूठ भी उतना बोलना चाहिए जितना चल जाए, गले से उतर जाए। जो चीज गले से ही नहीं उतर रही है उसको कैसे बोल लो? आपको ध्यान होगा, मैं शुरू से कह रहा था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। पार्टी अगर लड़ाएगी तो मैं मजबूरी में लड़ूंगा, नहीं तो मैं लड़ना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरक सिंह रावत थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। और इधर उत्तराखंड में बात करें कोरोना अपडेट की, तो संक्रमित हर दूसरे व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के कोविड सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि मेडिकल कॉलेज ने
159 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच में 64% सैंपलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। लेकिन कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम घातक साबित हो रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि पूरे प्रदेश से 2255 कोविड संक्रमित सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला को भेजा गया। इसके सापेक्ष में 159 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई। इसमें 85 सैंपलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। इधर विश्व भर के खगोल विज्ञानी आज बहुत सतर्क रहने वाले हैं। वजह यह है कि बहुत अधिक रफ्तार से एक बेहद विशाल एस्टेरॉयड के पृथ्वी की देहरी तक आ जाने की दुर्लभ घटना भारतीय समय के अनुसार आज रात करीब 3:21 पर कुतुब मीनार से 11 गुना बड़ा 1 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से 19 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 1994 PC1 है। अंतरिक्ष के हिसाब से दूरी बहुत ही कम है और आमतौर पर एस्टेरॉयड इससे कई गुना ज्यादा दूरी से गुजर जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसके विशाल आकार और गति को देखते हुए इसे संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। इस एस्टेरॉयड की खोज ऑस्ट्रेलिया की वेधशाला से 1994 में खगोलविद रॉबर्ट मैकनॉट ने की थी। और इस बीच बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी मुख्यालय में अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, आपको बता दें दोपहर 1 बजे पूर्व सीएम अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी मुख्यालय में आयोजित हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और चुनाव को लेकर चंद्रशेखर का आज नोएडा दौरा है। बड़ी खबर है, आपको बता दें चुनाव को लेकर चंद्रशेखर का आज नोएडा दौरा। नोएडा में 12:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद्रशेखर करेंगे। आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। तो चंद्रशेखर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। बता दिए बड़ी खबर है आपको, जहां नोएडा में 12:30 बजे यानी 12:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, जिसमें चंद्रशेखर रणनीति का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।